हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम बेसिकली सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स एंड जीके की फॉर सीयूईटी एग्जाम्स। तो जो भी स्टूडेंट्स ट्वेल्थ में हैं, अभी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो या तो उनके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं या होने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ऑल द बेस्ट आपको बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले तो बहुत अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम्स दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप सीयूईटी की प्रिपरेशन भी करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही। एंड जीके एंड करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो आप पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें स्टूडेंट्स को डर लगता है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें याद नहीं हो रही हैं। उसी के रिगार्डिंग अब मैंने सीरीज़ लेके आ रही हूँ, जिसके अंदर हम करंट अफेयर्स एंड जीके को देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है या आने के चांसेस हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, और साथ के साथ याद भी करेंगे। अलॉन्ग विद दैट जीके करंट अफेयर्स तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो जीईटी के अंदर दो पार्ट और होते हैं, वो है एक लॉजिकल रीजनिंग और एक होता है क्वांट। उसको भी आप नेग्लेक्ट मत करिएगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसकी भी रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा। एंड अलॉन्ग विद जो ट्वेल्थ में डोमेन्स है वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, एंड इंग्लिश लैंग्वेज तो बेसिकली दिन के अंदर आप थोड़ा समय लॉजिकल, क्वांट, जीके, करंट अफेयर्स एंड थोड़ा सा समय इंग्लिश, तो ये चार सब्जेक्ट जो डेली के डेली आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के करें, थोड़ी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्डअप हो और कॉन्सेप्ट्स भी आपके, जो आपके ये टॉपिक्स हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आप थोड़ा और स्ट्रांग हो पाए, परफॉर्मेंस आपकी बेटर हो पाए। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सीयूईटी के अंदर करंट अफेयर्स एंड जीके के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान का क्या रिलेशन है, क्या कन्फ्लिक्ट है, दोनों के बीच में क्या क्या अग्रीमेंट साइन हुए हैं अभी तक, क्या क्या कौन कौन सी ट्रीटी साइन हुई हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों के बारे में हमें देखना है। सिंस देयर पार्टीशन, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, कब हुआ था? 1947 में। ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, याद होगा ही कई सारे स्टूडेंट्स को। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान ने कई सारे सेवरल अग्रीमेंट्स को साइन किया है। कुछ अग्रीमेंट साइन किया है कन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए, कि अगर कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो उस कन्फ्लिक्ट को हमें किस तरीके से रिजॉल्व करना है। इसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं उसको शेयर किस तरीके से करेंगे, लाइक वाटर बॉडीज़ हैं अगर, तो वाटर बॉडीज़ में कितना हद तक किस कंट्री का राइट होगा। एंड इसके अलावा डिप्लोमेटिक जो टाइज हैं या डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर भी हमने कई सारे अग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज करी हैं एक दूसरे के साथ। इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करूं या एक लाइन की बात करूं, तो कितने किलोमीटर का बॉर्डर है? 3323 किलोमीटर। इसके अलावा कौन कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं जो बॉर्डर टच कर रहा है जिनका पाकिस्तान से, तो वो हमारे इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स हैं? दैट इज़ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, स्टेट्स का नाम याद रखना है। इसके अलावा जो हमारी एक बॉर्डर लाइन है उसका नाम क्या है और किसने बाइफरकेट किया है उसको, या किसने डीमार्केट किया है उस लाइन को, उस बॉर्डर लाइन को। उस लाइन को हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, और उसको डीमार्केट करके बेसिकली एक सेपरेट कर दिया गया था कि भाई इस लाइन के इस तरफ वाला इंडिया और इस लाइन के उस तरफ वाला पाकिस्तान। इस लाइन को किसने डिमार्केट किया था? तो साइरल रेडक्लिफ। इन्हीं पर्सन के नाम पर ही हमने लाइन का नाम रख दिया था, तो ये पर्सन का नाम भी याद रखना है, साइरल रेडक्लिफ। एंड ये लाइन क्या है, मतलब कौन सी लाइन है जिसने डिमार्केट किया है, इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग किया है? दैट इज रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, लाइन का नाम भी याद रखना है। जो साइरल रेडक्लिफ थे, वो एक कमीशन बनाया गया था अलग अलग, जिसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आपको इंडिया और पाकिस्तान को अलग करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, और वो लाइन ड्रॉ करने के लिए कमीशन बनाई गई थी, और उसी कमीशन के चेयरमैन थे साइरल रेडक्लिफ। ठीक है, इतनी सी बात याद हो जाएगी, इजी है, समझ में आ गया होगा सबको। इसके अलावा आ जाओ, आप थोड़ा सा मैप देख लो, वही चीज़ें हैं जो मैंने बताई तो आपको, कि भाई पाकिस्तान का कौन सा एरिया है, इंडिया का कौन सा एरिया है, तो क्लियरली यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके अलावा मैंने एक मैप और डाला है जिसमें स्टेट्स को मेंशन कर दिया है कि कौन कौन सी स्टेट्स जो है पाकिस्तान से बॉर्डर टच कर रही हैं या बॉर्डर को टच करते हुए हैं वो स्टेट्स। तो ये भी जैसे मैंने आपको बताया वही सारे स्टेट्स हैं। इसके अलावा पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया कब हुआ था? तो पार्टीशन होने के बाद क्या हुआ था, इफेक्ट क्या हुआ था उसका, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था? तो बेसिकली दो नेशंस इफेक्ट में आ गए थे, इंडिया और पाकिस्तान। अब इंडिया और पाकिस्तान जो इफेक्ट में आया था, दो अलग अलग कंट्रीज बन गई थी, तो ये किस ग्राउंड पे बनी थी? एक तो रिलीजियस ग्राउंड पे बनी थी, और दूसरा पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे। ठीक है, रिलीजियस मतलब भाई हिंदू मुस्लिम का एक जो
टॉपिक था या एक पॉइंट था इसके ऊपर, तो दो कंट्रीज अलग अलग बनी ही बनी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल डिफरेंस भी थे कि एक कंट्री को किस तरीके से चलाया जाता है, किस तरीके से कंट्रोल मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, दोनों का थॉट प्रोसेस अलग था। इसके अलावा जब पार्टीशन हुआ, दोनों कंट्रीज अलग अलग एग्जिस्टेंस में आई, तो हमें वायलेंस भी देखा, डिस्प्लेसमेंट भी देखा, एंड काफ़ी बेटर लेगेसी है हमारी पार्टीशन से। इसके अलावा कुछ पीस ट्रीटीज़ हैं जो एंटर की गई थी इंडिया एंड पाकिस्तान के द्वारा, दोनों के बीच में जो हुई थी पीस ट्रीटीज़, तो वो कौन कौन सी थी। सबसे पहले तो नाम देखते हैं। पहली थी इंडस वाटर ट्रीटी, दूसरा है आपका ताशकीन अग्रीमेंट, तीसरा है आपका शिमला अग्रीमेंट, एंड चौथा है आपका लाहौर डिक्लेरेशन। सबसे पहले तो जो सीयूईटी के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस टॉपिक पे ऐसे पूछे जाते हैं लाइक कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो सीयूईटी का जो एग्ज़ाम है वो एनटीए लेता है, राइट। तो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके कुछ फेवरेट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस है जो वो डेफिनेटली एग्जाम्स में पूछती है। तो एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि इंडस वाटर ट्रीटी पहले आई, शिमला ट्रीटी पहले आई, या शिमला अग्रीमेंट पहले आया, लाहौर डिक्लेरेशन पहले आया या बाद में आया। इस तरीके से चारों नाम दे देंगे आपको और आपको बोलेंगे इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। अलॉन्ग विद एक मैचिंग का क्वेश्चन भी बनता है, साइड में ईयर्स दे देंगे और एक तरफ इनके नाम दे देंगे और आपको मैच करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। या फिर कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में था वो ट्रीटी या डिक्लेरेशन, उस कॉन्टेक्स्ट को लिख देंगे सामने, ईयर्स की जगह वो कॉन्टेक्स्ट लिख देंगे। ठीक है, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी वाटर शेयरिंग के लिए ट्रीटी थी। ठीक है, एंड ताशकीन अग्रीमेंट क्या था, 1965 का जो वॉर हुआ था उसके बाद हुआ था। ऐसे ही शिमला अग्रीमेंट 1971 का जो वॉर हुआ था उसके बाद अग्रीमेंट साइन किया गया था। ठीक है, एंड लाहौर डिक्लेरेशन एक न्यूक्लियर एरा के टाइम पे किया गया था। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट, भाई किस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड था वो अग्रीमेंट, वो सामने लिख देंगे और आपको उससे मैच करना होगा। या फिर प्राइमरी पर्पस भी दे सकते हैं, तो उससे आपको मैच करना होगा। ठीक है, तो समझ गए, मैचिंग के तौर पे क्वेश्चन आ सकता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ सकता है। अलॉन्ग विद दैट एक आता है आपका क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का। भाई दो स्टेटमेंट दे देंगे और एक होगी असर्शन, एक होगी रीजनिंग। मतलब असर्शन मतलब कोई एक स्टेटमेंट होगी, वो आपको पढ़ के चेक करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अलॉन्ग विद दैट एक और स्टेटमेंट दी गई होगी, वो आपको पढ़ के बताना है कि वो जो ऊपर दी गई स्टेटमेंट है क्या वो उसका करेक्ट रीजन है कि नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी बनते हैं। तो बेसिकली फैक्ट्स के बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, कोई भी फैक्ट ले सकते हैं वो, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी का एलोकेशन उसमें 6 रिवर्स थी, या 6 की जगह 7 दे देंगे, तो आपको अगर पता होगा 6 रिवर्स थी तभी तो आप बता पाओगे ना कि करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो अब सबसे पहले टेबल को पढ़ते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंदर आई थी, वाटर शेयरिंग ट्रीटी थी। बेसिकली भाई जो नदियाँ थी वो किस तरीके से डिवाइड हो रही हैं दो नेशंस के बीच में, उसके बारे में थी। प्राइमरी पर्पस क्या था, सो एलोकेटेड द 6 रिवर्स, 6 रिवर्स को हमने एलोकेट कर दिया था ऑफ द इंडस सिस्टम, जो इंडस रिवर के या इंडस सिस्टम के अंदर जो 6 रिवर्स आ रही थी उसको डिवाइड किया था बेसिकली दो नेशंस के बीच में या दो कंट्रीज के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और वो किस तरीके से किया गया था, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर किया गया था। ठीक है, ताशकेंट डिक्लेरेशन के अंदर क्या था, 1966 के अंदर ये डिक्लेरेशन को साइन किया गया था। 1965 के वॉर के बाद इसको साइन किया गया था। इसके अंदर किया क्या था, बेसिकली प्राइमरी पर्पस क्या था, सो इसके अंदर रिस्टोर किए गए थे डिप्लोमेटिक रिलेशंस, एंड यहाँ पे जो ट्रूप्स को हमने डिप्लॉय कर रखा था उनको विड्रॉल भी कर लिया गया था इस डिक्लेरेशन के बाद। शिमला अग्रीमेंट, शिमला अग्रीमेंट हुआ था 1972 के अंदर, एंड पोस्ट 1971 के वॉर के बाद हुआ था ये। ठीक है, पोस्ट मतलब बाद में। इसके अलावा जो ये शिमला अग्रीमेंट है, शिमला अग्रीमेंट से क्या हुआ था, लाइन ऑफ कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया गया था एंड कमिटमेंट हुआ था बायलेटरलिज्म का। इसके अलावा लाहौर डिक्लेरेशन, लाहौर डिक्लेरेशन कब आया था, 1999 में, एंड ये एक न्यूक्लियर एरा के तौर पे आया था। भाई दोनों कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान फोकस कर रही थी एक न्यूक्लियर कंट्री बनने के तौर पे, एक न्यूक्लियर कंट्री बनने के तरफ आगे कदम बढ़ा रही थी। ठीक है, न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रही थी, तो दोनों को एक तरीके से डर था कि भाई कहीं हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए। तो यहाँ पे फोकस किया गया था प्रिवेंट करने के लिए कि कोई भी न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट तो नहीं अराइज होना चाहिए इन कंट्रीज के अंदर, कहीं कोई न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट ना हो। इसी के बेसिस पर एक लाहौर डिक्लेरेशन किया गया था। अब एक एक करके इन चारों के बारे में हम डिटेलिंग में देखेंगे कि क्या क्या था। ठीक है, आज के जो लेक्चर होगा हमारा उसके अंदर हम सिर्फ इन्हीं चारों के बारे में थोड़ा डिटेलिंग में देखेंगे। एंड इसके अलावा हम
इंडिया पाकिस्तान के कई सारे और कन्फ्लिक्ट्स थे, कुछ और पॉइंट्स हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ओके, सो इंडस वाटर ट्रीटी ये क्या है? सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड सक्सेसफुल, सिग्निफिकेंट तो है ही, इंपॉर्टेंट तो है ही, एंड साथ के साथ काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट है पूरे वर्ल्ड में, जिसको साइन किया गया था 1960 के अंदर। ये हमने टेबल पे भी देखा, एंड इट हैज़ सर्वाइव्ड मल्टीपल वॉर्स, मतलब कई सारे वॉर्स हुए, कई सारे वॉर्स के बाद भी इसने इसको सर्वाइव मिला, मतलब ये सर्वाइव करा, ये जो ट्रीटी है ना इसने सर्वाइव किया। एंड कई बारी इंडिया पाकिस्तान के बीच में हमने टेंशन्स देखी हैं, जैसे 1972 का वॉर हुआ, लेकिन ये जो ट्रीटी थी ये सर्वाइव करी। ठीक है, इस ट्रीटी पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये ट्रीटी सर्वाइव करी का मतलब क्या है कि भाई कई सारे टेंशन्स या कई सारी ऐसी सिचुएशंस आई थी, वॉर हुए थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ड्यूरिंग ऑल दीज ईयर्स, तो यहाँ पे उसके बावजूद भी, सिचुएशन ऐसी खराब होने के बावजूद भी इस जो ट्रीटी हुई थी ना, इस पे कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। इसके अलावा ये जो ट्रीटी है ये डिवाइड करती है 6 मेजर रिवर्स को, जैसे हमने पहले भी टेबल के अंदर देखा था कि जो इंडस सिस्टम है उसके अंदर बेसिकली 6 रिवर्स आती हैं। ठीक है, उन 6 रिवर्स को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जोग्राफिकली। ठीक है, अब ईस्टर्न रिवर्स एंड वेस्टर्न रिवर्स, ईस्टर्न रिवर्स जो है वो इंडिया में आ रही हैं, एंड वेस्टर्न रिवर्स जो है वो पाकिस्तान में आ रही हैं। यहाँ पे अब रिवर्स के नाम इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद ईस्टर्न रिवर्स के अंदर कौन आ रही है, या ईस्टर्न रिवर्स किसकी है, इंडिया की है या पाकिस्तान की है? वेस्टर्न रिवर्स किसकी है, इंडिया की है या पाकिस्तान की है? इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इंडिया की रिवर कौन कौन सी है ईस्टर्न रिवर्स के अंदर? रावी, बीज एंड सतलुज। ठीक है, अब इन 3 रिवर्स पर इंडिया का एक्सक्लूसिव राइट है। ठीक है, एंड दूसरी तरफ अगर मैं वेस्टर्न रिवर्स की बात करूं, तो वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान को दी गई या पाकिस्तान को अलॉट की गई, एलोकेट की गई। सो उसके अंदर आती हैं इंडस, झेलम एंड चेनाब। अब पाकिस्तान रिसीव करता है बल्क ऑफ दीज वाटर्स, मतलब इन रिवर्स का बल्क ऑफ द वाटर्स जो है, या ज्यादातर जो पानी है वो पाकिस्तान की तरफ है या पाकिस्तान शेयर करता है। ठीक है, अब इंडिया का लिमिटेड राइट है वेस्टर्न रिवर्स पर। भाई इंडिया का भी राइट तो है ना वेस्टर्न रिवर्स पर, लेकिन लिमिटेड राइट है। किस तरीके से? इवन दो जो वेस्टर्न रिवर्स है वो प्राइमरीली पाकिस्तान की है, बट स्टिल इंडिया इज अलाउड, इंडिया के पास मतलब परमिशन है, इंडिया इज अलाउड सर्टेन नॉन कंजम्पटिव यूजेस ऑफ देम, मतलब कुछ नॉन कंजम्पटिव यूजेस वो उसका कर सकता है। जैसे क्या क्या? नंबर 1 डोमेस्टिक यूजेस, जिसके अंदर ड्रिंकिंग आ जाएगा, वॉशिंग आ जाएगा, एग्रीकल्चरल यूज यानी कि लिमिटेड इरिगेशन भी किया जा सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की तरह उसको यूज किया जा सकता है कुछ प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स दैट डोंट स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर, मतलब इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो उस रिवर के ऊपर जिससे पानी का फ्लो रुक ना जाए, पाकिस्तान की तरफ फ्लो रुक जाएगा अगर, तो इस टाइप का यूज आप नहीं कर सकते उस रिवर के ऊपर। ठीक है, ये भी चीज का ध्यान रखना है। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि लिमिटेड राइट्स हैं इंडिया के पास वेस्टर्न रिवर्स को लेकर। ठीक है, अब मैनेजमेंट एंड डिस्प्यूट को लेके क्या बोला? सो टू कीप थिंग्स रनिंग स्मूथली, चीज़ों को स्मूथली आगे कंटिन्यू किया जाए, तो एक परमानेंट इंडस कमीशन को बनाया गया। ये एक बॉडी थी विद अ कमिश्नर फ्रॉम ईच कंट्री, दोनों कंट्री से एक एक कमिश्नर को लेके आया गया या चूज किया गया। दैट मीट्स, मतलब वो मीटिंग करेंगे एटलीस्ट वंस इन अ ईयर टू एक्सचेंज डेटा। भाई डेटा क्या है, क्या सिचुएशन है, क्या फैक्ट्स हैं, उन चीज़ों के बारे में देखेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे एक दूसरे से, या जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उसको रिजॉल्व करेंगे क्वेश्चन पूछ के। तो ये इनका काम था। तो एक परमानेंटली इंडस कमीशन बनाई गई, परमानेंट इंडस कमीशन बनाई गई जिसका ये काम था कि भाई जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करना एंड डेटा को एक्सचेंज करना कि भाई ये फैक्ट्स हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, दोनों कंट्री से एक एक कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता था परमानेंट इंडस कमीशन के अंदर। वर्ल्ड बैंक का भी काफी ज्यादा महत्व रोल था या इम्पोर्टेंट रोल था। सो ये भी एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर किसने एक मीडिएटर के तौर पे रोल प्ले किया? दैट इज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, सो वर्ल्ड बैंक ने एक्ट किया एज द मीडिएटर फॉर द ट्रीटी एंड रिमेन्स अ न्यूट्रल पार्टी, और ये जो वर्ल्ड बैंक है एक न्यूट्रल पार्टी की तरह रहा एंड इसने हेल्प किया रिजॉल्व करने में कई सारे डिफरेंसेस जो दोनों कंट्रीज के बीच में थे। और कई बार ऐसा होता था ना कि दोनों कंट्रीज अग्री नहीं कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, तो कोई तीसरा बंदा आएगा और वो बताएगा ना, न्यूट्रल रहेगा जो, कि भाई
ऐसे कर लो, ये ज़्यादा सही चीज़ रहेगी, या ये सिचुएशन इस तरीके से टैकल की जा सकती है। तो वही काम करता था वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट हमारा अग्रीमेंट आता है ताशकिन डिक्लेरेशन। ये एक पीस अग्रीमेंट था, ठीक है, जिसको साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। और ये हुआ था इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। जब 1965 का वॉर हुआ था उसके बाद इस अग्रीमेंट को साइन किया गया था। इस अग्रीमेंट को ताशकिन के अंदर ही साइन किया गया था, जो कैपिटल थी उज्बेकिस्तान की, ठीक है, विच इन टर्न वॉज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द रिपब्लिक्स, जो उस टाइम पे यूएसएसआर का पार्ट था, ठीक है। एंड जो मेन एम था क्या था, रिस्टोर करना इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जो भी रिस्पेक्टिव कंट्रीज है उनके बीच में इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशन थोड़े अच्छे हो, बेहतर हो। एंड अलॉन्ग विद दैट इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स को हम एस्टैब्लिश करें, थोड़ा सही रखें, ठीक है। एंड टू वर्क टूवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ बायलेटरल रिलेशन, और दोनों कंट्रीज के जो रिलेशन है उनको थोड़ा हम प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाए, बेहतर करें, ठीक है। ये मकसद था हमारा इस अग्रीमेंट को साइन करने का। इसके अलावा ताशकिन अग्रीमेंट एक पीस ट्रीटी है, बता दिया। एंड ऑफ इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था 1965 के, बता दिया। एक यूनिक मूवमेंट था हिस्ट्री के अंदर जहाँ पे सोवियत यूनियन ने एक्ट किया एज अ मीडिएटर। जैसे हमने क्या बोला कि ये कहाँ पे साइन किया गया था, ताशकिन में, जो कि क्या था, उज्बेकिस्तान की कैपिटल थी, जो कि यूएसएसआर का पार्ट था। तो यूएसएसआर ने क्या किया, एक अहम रोल प्ले किया था यहाँ पे ताशकिन अग्रीमेंट के अंदर, एज अ मीडिएटर एक रोल प्ले किया था, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है सिग्नेटरीज कौन कौन थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, सिग्नेटरीज कौन थे, किसने साइन किया ये ताशकिन अग्रीमेंट। तो ताशकिन अग्रीमेंट साइन किया था लाल बहादुर शास्त्री ने, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे। एंड पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अयूब खान, ठीक है। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा मीडिएटर के तौर पे, आई एम सो सॉरी स्क्रीन चेंज हो गई। इसके अलावा मीडिएटर के तौर पे सोवियत प्रीमियर, यानी कि जिन्होंने होस्ट किया इस मीटिंग को बेसिकली, या उज्बेकिस्तान की कैपिटल में कौन इंसान था भाई, कोई तो एक वहाँ का लीडर आया होगा, तो एलेक्सी कॉस्गिन, ठीक है। जो भी, आई थिंक प्रोनाउंसिएशन मेरी थोड़ी रॉन्ग हो सकती है, बट ये नाम है इनका, ये याद रखना है ये भी कि मीडिएटर के तौर पे उज्बेकिस्तान की कैपिटल से कौन आया था, ताशकिन में कौन आया था भाई, किसने एक मीडिएटर के तौर पे एक लीडर की तरफ सामने आया, ठीक है। इसके अलावा कौन सी डेट पे इस अग्रीमेंट को साइन किया गया था, सो दैट इज 10 जनवरी 1966। ईयर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट एक बार डेट भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कौन सी डेट को इसको साइन किया गया। इसके अलावा विड्रॉल ऑफ फोर्सेस, दोनों कंट्रीज अग्री कर गई इस अग्रीमेंट के अंदर कि भाई हमने जो भी फोर्सेस आर्म्ड पर्सन्स पोजीशंस पे वहाँ पे स्थापित करे हैं, एस्टैब्लिश करा है उनको, उसको हम विड्रॉल कर लेंगे। एंड बिफोर अगस्त 5 1965, मतलब इससे पहले ही हम उसको विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एंड द प्री वॉर स्टेटस क्यू, जो भी प्री वॉर स्टेटस था उसको कंसिडर करते हुए, एंड दिस हैड टू बी कंप्लीटेड, और इसको कंप्लीट किया गया बाय February 25 1966। मतलब पहले ही उन्होंने वो कर दिया था कि भाई हम 5 अगस्त तक इसको विड्रॉ कर देंगे, और उसको विड्रॉल जो था आपको पूरा एक्शन लेना था और उस ऑर्डर को कंप्लीट करना था 25 फरवरी तक, ठीक है। इसके अलावा नॉन इंटरफेरेंस, इन्होंने प्लेज किया था कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स के अंदर। भाई इंडिया और पाकिस्तान दोनों का कन्फ्लिक्ट्स तो रहे ही हैं, दोनों इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई आफ्टर पार्टीशन, तो क्या एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में क्या आप इंटरफेयर कर सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो उसी इंटरफेरेंस को यहाँ पर डिस्करेज किया गया। एंड हॉस्टाइल प्रोपेगेंडा अगेंस्ट वन अनदर, इसको अपनाया गया। इसके अलावा रिस्टोरेशन ऑफ टाइज, भाई जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसको रिस्टोर किया जाए। एंड हाई कमिश्नर्स को रिटर्न किया गया, मतलब हाई कमिश्नर्स को बिठाया गया अपनी पोस्ट पे। एंड दे ऑल्सो अग्रीड, भाई वो भी अग्री करे, भाई हमें डिस्कस करना चाहिए रिटर्न ऑफ एसेट्स, प्रॉपर्टी सीज, जो भी प्रॉपर्टी सीज करी गई है, जो भी एसेट सीज करे गए हैं उसको रिटर्न कर दिया जाए, ठीक है। जो भी ड्यूरिंग द वॉर हमने सीज करा था, ठीक है, उसको रिटर्न कर दिया जाए। इसके अलावा प्रिजनर्स ऑफ वॉर, भाई बोथ साइड्स जो थी वो अग्री करी कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रिटर्न कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। वॉर के टाइम पे हमने जिस जिसको प्रिजनर बनाया, जिस जिसको बंदी बनाया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका शिमला अग्रीमेंट। शिमला अग्रीमेंट कौन सी डेट में हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, 1972 में हुआ था।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट था हमारा ये शिमला अग्रीमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट बायलेटरल फ्रेमवर्क था जिसको साइन किया था इंदिरा गांधी ने एंड जुल्फिकार अली भुट्टो ने। एक वॉर के बाद हुआ था जो 1971 में हुआ था, एंड इस वॉर के अंदर क्रिएशन हो गया था बांग्लादेश का, ठीक है। एंड ये एक गोल्डन रूल जो सेट किया गया था दोनों कंट्रीज के बीच में, वो क्या था कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो सेटल किए जाएंगे पीसफुली थ्रू बायलेटरल नेगोशिएशंस, मतलब दोनों की तरफ से नेगोशिएशंस किया जाएगा एंड थ्रू ऑल द नेगोशिएशंस ही डिस्प्यूट को या जो भी झगड़ा होगा उसको रिजॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक चेंजेस जो ग्राउंड पर हुए थे वो क्या क्या थे, तो एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल को बनाया गया था। 1948 के जो सीज फायर लाइन थी इन जम्मू एंड कश्मीर, उसको रीनेम कर दिया गया था और उसको नाम रख दिया गया था लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। बोथ साइड्स ने अग्री किया कि भाई हम इसको रिस्पेक्ट करेंगे एंड प्रॉमिस करेंगे हम इसको ऑल्टर नहीं करेंगे अकेले ही, मतलब दोनों की सहमति से ही इसको ऑल्टर किया जाएगा रिगार्डलेस ऑफ देयर लीगल इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। कोई भी लीगल इंटरप्रिटेशंस नहीं की जाएगी यूनिलेटरली, अकेले। इसके अलावा जो ट्रूप्स हमने लगाए थे वो हम हटा देंगे, विड्रॉल कर देंगे उसका। तो दोनों नेशंस ने अग्री किया कि वो विड्रॉल कर देंगे अपनी फोर्सेस को, जो भी रिस्पेक्टिव साइड्स या जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर पे उन्होंने उन ट्रूप्स को लगाया है, ठीक है, एक्सेप्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, वेयर द लाइन ऑफ कंट्रोल वाज मेंटेन्ड, जहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल को मेंटेन किया गया था कश्मीर के अंदर, वहां पे इस चीज की हम बात नहीं करते, वहां पे विड्रॉल की बात नहीं की गई थी, ठीक है। इसके अलावा रिलीज ऑफ प्रिजनर्स को रिलीज किया गया था, ये हमने पहले भी देखा। सो इंडिया ने अग्री किया कि वो रिलीज करेंगे ओवर 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स। कितने प्रिजनर्स, इतने सारे प्रिजनर्स थे जिनको इंडिया ने अग्री किया कि हम रिलीज कर देंगे ड्यूरिंग द 1971 वॉर, जो उन्होंने प्रिजनर बनाया था, एंड विच वाज वन ऑफ द लेटेस्ट प्रिजनर रिलीज इन द मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे लेटेस्ट जो प्रिजनर्स को रिलीज किया गया था या प्रिजनर ऑफ वॉर को रिलीज किया गया था वो 1971 के अंदर किया गया था बाय इंडिया। इसके अलावा लास्ट आपका आता है फॉर दिस वीडियो, दैट इज लाहौर डिक्लेरेशन। इसको साइन किया गया था फरवरी 1999 के अंदर, एंड ये एक लैंडमार्क अग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें एम किया गया था एट ईजिंग, भाई जो भी टेंशन है इंडिया और पाकिस्तान के उसको थोड़ा ईज करने के लिए, थोड़ा माहौल थोड़ा ठीक करने के लिए इसको साइन किया गया था। स्पेशली जो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे थे दोनों कंट्रीज के द्वारा, कब कंडक्ट किए जा रहे थे 1998 में, ठीक है। इसको साइन किया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अटल बिहारी वाजपेयी एंड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने नवाज शरीफ ने, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन लीडर है जिसने लाहौर डिक्लेरेशन को साइन किया, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, कई एग्जाम्स के अंदर इसको पूछा गया है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको हमेशा याद रखना है। इसके अलावा न्यूक्लियर स्टेप, भाई हमारे की ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, भाई कुछ तो दिमाग में होगा ना, हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव होगा जो हमने लाहौर डिक्लेरेशन को साइन किया। तो हमारे कुछ की ऑब्जेक्टिव थे, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, कि भाई जो न्यूक्लियर पावर बन रही है अब कंट्रीज, तो एक स्टेबिलिटी आए। बोथ द कंट्रीज रिकॉग्नाइज्ड दैट देयर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है अगर वो एक कंट्री न्यूक्लियर पावर बन रही है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है कि वो कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करे, जान के वो कन्फ्लिक्ट अराइज ना करे किसी दूसरी कंट्री के साथ कि भाई अब तो मैं न्यूक्लियर पावर कंट्री हो गई हूँ तो अब मेरे से कोई भी आके लड़ाई करके देखो, अब देखो मैं क्या करती हूँ। तो ऐसा नहीं करना है, हमें कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है। हम एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अचीव कर लिया हमने, सो इसके साथ साथ हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट। एंड दे अग्रीड, और वो अग्री करे टू टेक स्टेप्स, भाई इस रास्ते की तरफ ही आगे उन्होंने स्टेप बढ़ाया कि भाई हमें रिड्यूस करना है द रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल एंड अनऑथराइज यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। हमें ना ही एक्सीडेंटल यूज करना है न्यूक्लियर वेपन का, ना ही अनऑथराइज तरीके से यूज करना है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए गए, इस डिक्लेरेशन में बात की गई थी कि ये कमिटेड हैं टू नोटिफाइंग ईच अदर, भाई ये नोटिफाई करेंगे एक दूसरे को बिफोर कंडक्टिंग बैलिस्टिक मिसाइल, जब भी ये बैलिस्टिक मिसाइल यूज करने वाले होंगे तो ये पहले बताएंगे सामने वाले को। और इसके अंदर ये जो डिक्लेरेशन था इसके अंदर इस चीज पे भी फोकस किया गया कि यहाँ पे हम प्रिवेंट कर रहे हैं कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो या क्लियर रहे, उससे पहले ही अगर कोई भी इस तरीके का एक्शन ले रहा होगा तो वो सामने वाले को पहले से ही बता देगा। तो एक कॉन्फिडेंस है कि भाई उसने नहीं किया वो पहले ही बता के करेगा, ऐसे नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट,
तो यहाँ पर इस डिक्लेरेशन से रीअफर्म हो गया था, ठीक है, देयर कमिटमेंट। उन्होंने शिमला अग्रीमेंट में भी यही कमिटमेंट किए थे, तो उसको वापस से और ज्यादा कंफर्म कर दिया, रीअफर्म कर दिया एंड अग्री करा, इंटेंसिफाई करा, भाई हमारे जो एफर्ट्स होंगे रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट को, जो भी जम्मू एंड कश्मीर को लेकर है, तो वो हम पीसफुली करेंगे, शांति तरीके से करेंगे, ठीक है, यही सारी चीजों की बात की गई थी। सो दैट्स इट फॉर नाउ। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, पसंद आया, और डेफिनेटली आपको जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ वो एग्जाम में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, तो लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।